नमस्कार मित्रों, टेली गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं एमडी वैष्णव एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। अपना जो मानव कार्यकी का जो टॉपिक चल रहा है रक्त परिसंचरण तंत्र, उस रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में आज हम अपन अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, आप मेरे साथ में लगातार बने रहे। तो मित्रों देखिए, आज का हमारा टॉपिक है रक्त एवं रक्त परिसंचरण तंत्र। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रक्त के बारे में, रक्त क्या होता है। सबसे पहले आता है रक्त। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। पहला पॉइंट, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। संयोजी क्यों है? क्योंकि रक्त हमारे मानव के संपूर्ण शरीर से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि सिर चोटी से लगाकर एड़ी तक जितने भी संपूर्ण अंग है, संपूर्ण अंगों में रक्त का प्रवाह होता है, इसलिए ये एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। दूसरा, रक्त लाल रंग का हल्का क्षारीय द्रव होता है, जिसका pH 7.4 होता है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, रक्त का संगठन। रक्त का संगठन। तो रक्त का संगठन में देखते हैं अपन, रक्त का संगठन एक तो होता है पहला प्लाज्मा, किससे मिलकर बना होता है। संगठन का मतलब किससे मिलकर बना होता है। दूसरा होता है रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं। तो देखिए, प्लाज्मा का जो रक्त का कुल भाग होता है उसमें 55%, 55% है वो प्लाज्मा की मात्रा होती है, और बाकी की जो 45% है वो रक्त कणिकाएं और अन्य पदार्थ होते हैं। देखिए मित्रों, जो प्लाज्मा रक्त का 55% भाग है, तो इस प्लाज्मा का खुद में प्लाज्मा का 90% भाग जल की मात्रा होती है, या 92% होता है। 92% भाग जल तथा 8% कार्बनिक और अकार्बनिक लवण होते हैं। ये हो गया प्लाज्मा, एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है। मित्रों देखिए, आपने कभी देखा होगा किसी की चोट लगती है, प्लाज्मा क्या होता है उसके बारे में बता रहा हूं। कभी चोट लगती है तो कुछ समय पश्चात जो रुधिर है वो बहना बंद हो जाता है, लेकिन उसके पश्चात भी हल्का पीला तरल पदार्थ आपको उस चोट वाले भाग से निकलता हुआ दिखाई देता है, वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा का मतलब रुधिर में से यदि रक्त कणिकाओं को पृथक कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो पीछे जो द्रव बचता है वो प्लाज्मा कहलाता है। तो ये हो गई बात प्लाज्मा की। अब बात आती है रक्त कणिकाओं की। तो रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती है। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, लाल रुधिर कणिकाएं, जिसको हम RBC कहते हैं, या
रेड ब्लड कार्पस्कल कहते हैं, रेड ब्लड कार्पस्कल। दूसरा नंबर होता है श्वेत रुधिर कणिकाएं, या उसको WBC कहते हैं, अर्थात रेड ब्लड की जगह ये व्हाइट ब्लड कार्पस्कल हो जाएगी। फिर तीसरे नंबर पे आती है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स या बिंबाणु। ये तीन प्रकार की रुधिर कणिकाएं ब्लड के अंदर प्लाज्मा के साथ मिली हुई होती हैं। अब देखिए इनका सबका हम अलग अलग वर्णन करते हैं। सबसे पहले रुधिर का जो लाल रंग होता है वो इस आरबीसी के कारण होता है, लाल रुधिर कणिकाओं के कारण रुधिर का लाल रंग होता है। अब देखिए क्या होता है कि जो आरबीसी है, आरबीसी में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन, उस हीमोग्लोबिन के कारण ही रुधिर का रंग लाल होता है, या आरबीसी का रंग लाल, रुधिर कणिकाओं का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, ये आपको याद रखना है। अब देखिए लाल रुधिर कणिकाएं होती है ये केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती है, केंद्रक विहीन कणिकाएं होती है, इसमें केंद्र का अभाव होता है और इसमें इनका जो जीवन काल है वो 120 दिन का होता है। मित्रों ये इंपॉर्टेंट बात है, इनका जो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। इस आरबीसी का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है गैसों का विनिमय करना, यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के विभिन्न अंगों से फेफड़ों तक पहुंचाना और फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य ये आरबीसी करती है। इसके अलावा आरबीसी का जो निर्माण होता है, आरबीसी बनती कहाँ पे है, वो लाल अस्थि मज्जा, बोन मेरो, रेड बोन मेरो में इस आरबीसी का निर्माण होता है वयस्कावस्था में। जबकि भ्रूणावस्था में, जब भ्रूणावस्था या शैशवावस्था में आरबीसी का निर्माण है, रक्त का निर्माण है, वो एक अंग होता है जिसको प्लीहा या स्प्लीन कहते हैं और तिल्ली भी कहते हैं। प्लीहा, स्प्लीन या तिल्ली में आरबीसी का निर्माण होता है, कब? भ्रूणावस्था में या शैशवावस्था में। ठीक है, तो ये तो हो गई आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाएं। फिर दूसरे नंबर पर आती है WBC या श्वेत रुधिर कणिकाएं। इन WBC का मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना, रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करना। ये WBC शरीर के अंदर आने वाले विभिन्न प्रकार के जो प्रतिजन है, बाहर से आने वाले रोगाणु हैं, उनको भक्षण करने का कार्य WBC करती है। अब WBC भी दो प्रकार की होती है। पहला होता है कणिकाणु, कण रूपी। ये कण रूपी होते हैं जिसको कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स। दूसरा होता है अकणिकाणु, जो कणों के रूप में नहीं होती हैं, उनको कहते हैं अकणिकाणु या ग्रेन्युलोसाइट्स। तो ये दो प्रकार के WBC होती है। अब कणिकाणु जो ग्रेन्युलोसाइट है वो भी 3 प्रकार की होती है। तो इसका पहला प्रकार है न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। दूसरा इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स। और तीसरा आता है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स। तो
ये तीनों प्रकार में से जो सबसे अधिक मात्रा में जो ये कणिकाणु पाए जाते हैं वो न्यूट्रोफिल्स प्रकार के होते हैं। न्यूट्रोफिल्स प्रकार के जो कणिकाणु है, ग्रेन्युलोसाइट्स है, इनकी संख्या बहुत ज्यादा सबसे अधिक होती है। फिर आती है अग्रेन्युलोसाइट, तो ये भी दो प्रकार की होती है। अग्रेन्युलोसाइट्स WBC है, दो प्रकार की होती है। एक तो होती है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। फिर से अगर देखें तो ये लिम्फोसाइट भी तीन प्रकार की होती है वापस। पहली होती है लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, और दूसरी होती है टी लिम्फोसाइट। और तीसरी होती है नेचुरल किलर सेल, किलर सेल, प्राकृतिक मारक कोशिकाएं, नेचुरल किलर सेल। ये तीन प्रकार की लिम्फोसाइट्स होती है। ये लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं हैं, यह सबसे अधिक प्रतिरक्षा प्रदान करती है, अर्थात रोगाणुओं को भक्षण करने का कार्य ये लिम्फोसाइट कोशिकाएं करती है। हो गई। अब इसके बाद में देखिए तीसरा भाग आता है प्लेटलेट्स या बिंबाणु। ये प्लेटलेट्स या बिंबाणु का क्या कार्य होता है? इनका जो मुख्य कार्य होता है रुधिर का थक्का बनाना। कभी आपको चोट लगी होगी तो आपने देखा होगा कि कुछ समय पश्चात है रुधिर वो स्वतः ही बहना बंद हो गया या रुधिर निकलना बंद हो गया। इसका कारण क्या है? हमारे जो ब्लड है, ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स या बिंबाणु, प्लेटलेट्स या बिंबाणु प्रकार की जो रक्त कणिकाएं हैं, ये रुधिर का थक्का बनाती है। ये रुधिर का थक्का कैसे बनाती है? रुधिर का थक्का बनाने के लिए एक फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन मुख्य भूमिका निभाता है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन है वो जहां पर चोट लगी उस स्थान पर जाली जैसी एक संरचना, जाल बना लेता है, और उस जाल में ये जो प्लेटलेट्स है ये कणिकाएं आकर फंस जाती है, जिससे रुधिर का थक्का बन जाता है और रुधिर बहना बंद हो जाता है। तो इस तरीके से देखिए ये हो गई रक्त कणिकाएं, प्लाज्मा में तैरती रहती है। ये तीन प्रकार की रक्त कणिकाएं। अब बात आती है रक्त का कार्य क्या क्या है, क्या क्या कार्य करता है। तो देखिए रक्त का कार्य समझते हैं। रक्त का कार्य, रक्त का कार्य, तो सबसे पहले रक्त का प्रमुख कार्य है नंबर 1, रक्त का कार्य है O2 व CO2 का विनिमय करना। O2 व CO2 का विनिमय करना। 2 नंबर। दूसरा नंबर पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। हमने पाचन तंत्र वाले भाग में अध्ययन किया था, जब पाचन हो जाता है तब अवशोषण योग्य जो पदार्थ है रुधिर के साथ मिल जाते हैं और रुधिर उस को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तीसरा उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करना। हमने उत्सर्जन वाले टॉपिक में पढ़ा था
कि रुधिर के अंदर ही उत्सर्जी पदार्थ घुले होते हैं और जब वो वृक्क के अंदर पहुंचते हैं तब वहां से रुधिर में से जो उत्सर्जी पदार्थ छन कर नेफ्रॉन्स में आ जाते हैं और फिर शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इसमें रुधिर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर चौथा आता है ताप नियंत्रण करना। शरीर के ताप के नियंत्रण में भी रुधिर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सहायता करना। पांचवा है हार्मोन्स को उनके लक्ष्य अंगों तक पहुंचाना। विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन स्रावित होते हैं, वो सीधे रुधिर में मिल जाते हैं और रुधिर के माध्यम से ही उनके जो लक्ष्य अंग है अर्थात वो हार्मोन्स कहां पर क्रियाशील होंगे उस स्थान तक पहुंचाने में रुधिर वो सहायता करता है। छठा प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाना। अभी हमने पढ़ा WBC जो है शरीर के अंदर आने वाले रोगाणु को भक्षण करके हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। और सातवां है शरीर के pH को नियंत्रित करना। तो ये हो गए रुधिर के कार्य। आराम से आप इन रुधिर के कार्य को समझ सकते हो जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो इस तरीके से हमने रुधिर के बारे में रुधिर क्या होता है, इसका संगठन क्या है, रुधिर के जो कार्य हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया। अगले जो पार्ट में हम हृदय और रक्त परिसंचरण की जो क्रियाविधि है उसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो मित्रों तब तक के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे अगले वीडियो में और आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।